हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में इसका फर्स्ट पार्ट समाप्त किए थे और सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लोज पैकिंग क्या इसका मतलब है। हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका एक डेफिनिट अरेंजमेंट है, डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है। तो आखिर यह जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो भी हम लोग जान रहे हैं कि यह 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, इन 3D स्पेस। अब 3D स्पेस में यदि एक रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का तो भाई यह 3D स्पेस का कुछ पोर्शन तो होगा ना कि कितना स्पेस, तो जितना भी स्पेस है टोटल अवेलेबल स्पेस। तो इस टोटल अवेलेबल स्पेस में जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड। और ये क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे से इतना नज़दीक रहेंगे, और जब नज़दीक रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्पेस अवेलेबल है उसका एक फ्रैक्शन को ये ऑक्यूपाई करेंगे। सपोज मान लो ऐसा है, ठीक। अब इसमें से यदि कोई पार्टिकल इस तरह से क्लोजली पैक्ड है एक के बाद एक लगातार, और ऐसा ही एक स्पेस है और इसमें कोई पार्टिकल इस तरह से पैक्ड है, तो यदि कोई पार्टिकल ऐसे पैक्ड है मतलब पूरे में फैल करके है, इसका मतलब कि ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम अधिक है। और यदि ऐसे पार्टिकल है एकदम सट करके तो कम से कम जगह में भी उतने ही पार्टिकल्स आ जाएंगे, मतलब यहाँ वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहाँ वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी अधिक होगा, और जिस भी सिस्टम का डेंसिटी अधिक होता है उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ कि टोटल अवेलेबल स्पेस जो होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो वे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं ताकि उस क्रिस्टल के लिए जो है एक मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी हो, ताकि डेंसिटी अधिक होने से उसका स्टेबिलिटी भी क्या हो, अधिक हो। समझ गए। तो ये क्लोज पैकिंग जो वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब यही हुआ। क्लोज पैकिंग मतलब कि एकदम क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से एकदम नज़दीक सटे हुए रहेंगे। और ऐसा होने से पता है ना कि कम से कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेंगे, और वॉल्यूम कम से कम ऑक्यूपाई करने का मतलब हुआ डेंसिटी मैक्सिमम होना, और डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब उस सिस्टम का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो जब भी किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उस दरमियान जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे ताकि वे अधिक से अधिक जगह को ऑक्यूपाई करें और कम से कम जगह को जो है खाली छोड़े, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई है। ऐसे क्या होगा कि सिस्टम का डेंसिटी अधिक होगा, और डेंसिटी अधिक होने से उसका स्टेबिलिटी भी जो है ज़्यादा होगा, अधिक होगा। अब हम लोग यह जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D स्पेस में, तो ये 3D का मतलब क्या है, इस 3D का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 डायमेंशन बने हैं। 3 डायमेंशन बने मतलब इसको हम लोग एक्सिस के टर्म में समझते हैं। तो ऐसे 3 एक्सिस जिसके लिए बनना पॉसिबल हो, मान लो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, ऐसे। या ऐसे समझ लो कि यदि कोई एक लेंथ है तो दूसरा ब्रेथ हो जाएगा और तीसरा हाइट हो जाएगा, ऐसे। तो 3D मतलब जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या फिर जिसमें 3 एक्सिस ऐसे खींचा जा सके, x, y और z। तो कोई भी क्रिस्टल है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट 3 डायमेंशनली ही होता है। वे पार्टिकल्स 3D में ही अरेंज होते हैं,
डेफिनेटली वे 3D में ही अरेंज होंगे। लेकिन 3D अरेंजमेंट हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। ये जो 3 एक्सिस है तो डायरेक्ट इसका अरेंजमेंट नहीं। शुरुआत करेंगे हम लोग 1D से। पहले देखेंगे 1 डायमेंशन में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, फिर वे 1 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में बदला जाएगा और फिर फाइनली वह 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनल में। मेन तो 3D अरेंजमेंट ही है, लेकिन 3D डायरेक्ट नहीं, शुरू से हम लोग करेंगे 1D 2D तब 3D ऐसा। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। देखो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, वे एज्यूम किए गए हैं कि स्फेरिकल होंगे। कैसे होंगे? वे स्फेरिकल होंगे। तो कहने का मतलब कि जब यहाँ हम लोग पार्टिकल के अरेंजमेंट को दिखलाएंगे तो पार्टिकल को हम लोग स्फेयर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और ऐसे ही स्फेरिकल सारे पार्टिकल्स को दिखाते हुए उसका अरेंजमेंट को हम लोग समझेंगे। तो जब भी किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 1 डायमेंशन में अरेंज करोगे तो 1 डायमेंशन का मतलब समझ गया ना कि कोई एक ही चीज़ होगा, लेंथ केवल, ब्रेथ नहीं होगा, हाइट नहीं होगा। आप एक डायमेंशन में एक एक्सिस ही खींच सकते हो उसमें। तो किसी भी पार्टिकल्स को आप 1 डायमेंशन में अरेंज करोगे तो अरेंजमेंट का एक ही तरीका है कि वे सारे पार्टिकल्स, देखो स्फेरिकल सभी पार्टिकल रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एक दूसरे से सटा करके एक के बाद एक ऐसे अरेंज हो, ऐसा पूरा। आप यहाँ से खींचोगे तो कोई एक ही एक्सिस बनेगा, 1D अरेंजमेंट ही कहलाएगा। तो जब पार्टिकल्स एक के बाद एक लगातार हों, एक दूसरे को टच करते हों और पूरे में ऐसा ही अरेंजमेंट हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग का मतलब बताया ना कि पार्टिकल जितना नज़दीक से नज़दीक हो सके रहेगा, ऐसा। अब इसमें से कोई एट रैंडम किसी भी पार्टिकल को आप ले लो, किसी भी पार्टिकल को, सपोज हम इसको ले लेते हैं, डार्क कर देते हैं समझने के लिए, ऐसा। तो यदि इस पार्टिकल को हम लोग कंसिडर किए हैं तो देखना यह है कि अरेंजमेंट के दरमियान यह एक पर्टिकुलर पार्टिकल और कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है। यह पूरा अरेंजमेंट था 1D का। इस पार्टिकल को एट रैंडम हम सेलेक्ट किए, अभी टच कर रहा है कितने पार्टिकल को, तो एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर, 2 पार्टिकल को। तो ऐसे क्लोज पैकिंग के दरमियान एक पर्टिकुलर स्फीयर या एक पर्टिकुलर पार्टिकल और जितने पार्टिकल्स को टच करेगा, जितने स्फीयर को टच करेगा, वह उसके लिए कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। वह उसके लिए क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यदि कोई पूछे कि इस पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ज़रा बतलाओ, तो कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, 2 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स द नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग या पार्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी, किसी को भी आप ले लोगे, इसको लोगे ये भी 2 को टच करेगा, इसको लोगे तो इधर एक ही है, लेकिन आगे अरेंजमेंट बढ़ेगा तो इधर भी तो कोई ना कोई स्फीयर होगा ना, तो ये भी 2 को टच करेगा। मतलब इसको याद ऐसे रखना है कि जब 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 को ही टच करेगा, चाहे जैसे अरेंज कर लो। तो ये था 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब इसी 1 डायमेंशन को हम लोग बदलने वाले हैं 2 डायमेंशन में। सो नेक्स्ट, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगा? 1 डायमेंशन से होगा, और यह जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 प्रकार के क्लोज पैकिंग हैं 2 डायमेंशन के लिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D एंड ऑल्सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ऐसा। और ये दोनों अरेंजमेंट बनने वाले हैं 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो अभी हमने पढ़ा स्फीयर का, उससे
और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है कि जैसे मान लो आप वन डायमेंशनल अरेंजमेंट को ऐसे दिखलाए, ऐसे करके कई स्फेयर्स अरेंज होंगे ऐसा, तो यह मान लो कि कोई एक लेयर है, ए लेयर। अब जो इसमें अगला लेयर या फिर अगला रो जो बनेगा, इसको रो मान लो, रो नंबर ए ऐसा। अब जब इसमें अगला रो बनेगा पार्टिकल्स का, तो ये जो फर्स्ट रो के पार्टिकल हैं इसके जस्ट ऊपर सेकेंड रो के पार्टिकल्स होंगे। मतलब ऐसे दिखाना होगा, ऐसे करके एक के ऊपर एक पार्टिकल्स होते जाएंगे। देखो ऐसा। तो चूंकि यह ए रो है तो इसमें जिस तरह का पार्टिकल का अरेंजमेंट है वैसे ही इसमें भी देख रहे हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, ए रो कहलाएगा। उसी प्रकार से अगला रो है तो ठीक इसके ऊपर हो जाएगा पार्टिकल, ऐसे करके ऐसे, तो ये भी क्या होगा, रो नंबर ए हो जाएगा। वैसे ही करके जितने भी रो आप बनाओगे सारे आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक रो के ऊपर जस्ट अगले रो का पार्टिकल्स होगा, सारे पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे को जो है टच करेंगे। आप चूँकि सारे रोज एक जैसे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट। अब इसमें से कोई पार्टिकुलर स्फेयर को आप ले लो, कोई भी एक पार्टिकुलर स्फेयर ले लो, सपोज इसको ले लें ऐसे। अब यदि इस स्फेयर को आप सेलेक्ट किए हो तो ज़रा देखो कि इसके अगल बगल और कितने स्फेयर हैं जो टच कर रहे हैं इसको। तो टच करने वाले में एक स्फेयर ये हुआ, एक की 2, एक की 3 और एक की 4। सबके सेंटर को मिलाते हुए चलोगे ऐसे, इस प्रकार से ऐसा। तो मिलाने से तो देख रहे हो एक स्क्वायर जैसा बन रहा है, और साथ ही साथ यह जो पर्टिकुलर स्फेयर था वह कितने स्फेयर को टच कर रहा है, 4 को। तो उस हिसाब से यदि इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे, CN समझ आओगे, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को टच कर रहा है। अभी बताए थे ना कि क्लोज पैकिंग के दरमियान एक पर्टिकुलर स्फेयर और जितने स्फेयर को टच करेगा, मतलब जो भी इसके नियरेस्ट नेबर होंगे, नियरेस्ट नेबर मतलब वही जो इसको टच करने वाले हैं, वही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको 4 टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देख रहे हो कि ऐसा एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक। अब यदि स्फेयर को ऐसे अरेंज करते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, मतलब एक रो का जो पार्टिकल है इसके जस्ट ऊपर होगा दूसरे रो का पार्टिकल, उसके जस्ट ऊपर तीसरे रो का पार्टिकल, ऐसे करके। तो जब स्फेयर को ऐसे अरेंज किया जाता है पार्टिकल्स को, तो जो टोटल अवेलेबल स्पेस है उसमें से या 52.4% स्पेस ही ऑक्यूपाई कर पाता है, बाकी का जो बटा 47.6% आटा, यह इतना स्पेस जो है ना वैकेंट रह जाता है। देखो क्लोज पैकिंग का मतलब बताया कि जो टोटल स्पेस अवेलेबल है उसमें से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कम से कम जगह खाली रह जाए, ऐसा। यहाँ देख रहे हो कि जितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है लगभग उतना ही जगह खाली बच रहा है, 50-50% है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को एक स्टेबल अरेंजमेंट नहीं बोला जाएगा। स्टेबल अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि जिसमें मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड हो, कम से कम जगह खाली बचे। तो इतना जगह खाली कहाँ बच रहा है, देखो ये सब जो जगह होगा ना दिस पर, ये सारे, तो ये सभी वैकेंट स्पेस हो जाने हैं इसमें। तो यह स्क्वायर क्लोज पैकिंग को समझ गए कि 1 डायमेंशन में जो स्फेयर का अरेंजमेंट था, एक रो बना, उससे नेक्स्ट रो के जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब सेकेंड रो के, वे जस्ट फर्स्ट के ऊपर होंगे। सिमिलरली थर्ड रो के पार्टिकल्स सेकेंड के ऊपर होंगे, फोर्थ रो के पार्टिकल्स थर्ड के ऊपर होंगे, ऐसे करके पूरे में अरेंजमेंट होगा। अब आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो ये भी तो बनेगा 1D अरेंजमेंट से ही ना, 1D अरेंजमेंट तो एक ही तरीके का था, ऐसा, जिसमें सारे स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे थे, हॉरिजेंटली सबको दिखाया गया था। देखो ऐसा 1D का अरेंजमेंट है। तो इसमें से इसको यदि हम लोग फर्स्ट रो मान लें, तो अब इसके लिए जो अगला रो बनेगा वह ऐसा नहीं होगा, मतलब यहाँ एक के जस्ट नीचे पार्टिकल था या एक के ऊपर पार्टिकल था, वैसे यहाँ नहीं होता है।
जब स्फीयर को ऐसे अरेंज करोगे ना तो दो स्फीयर के बीच जो एक खाली जगह बचता है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। तो अब बोल रहा है कि इसमें जो अगला लेयर का पार्टिकल होगा या अगला रो का जो पार्टिकल होगा वह इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं होगा, बल्कि कि दोनों के बीच में जो डिप्रेशन बन रहा है इस डिप्रेशन में होगा। मतलब ऐसे दिखाना होगा, देखो ऐसे करके स्फीयर्स होंगे, एक के नीचे या एक के ऊपर नहीं, बल्कि दो स्फीयर के बीच जो डिप्रेशन बनता है वहाँ। और सारे स्फीयर टच तो करेंगे एक दूसरे को, ऐसे करके आप दिखाते चलो ऐसा। तो यदि इसको मानते हो रो नंबर ए, तो क्या इस रो का अरेंजमेंट ऐसा ही है? नहीं, थोड़ा अलग है, तो इसको अलग मानना होगा, बी मानना होगा। फिर से जब दिखाओगे नेक्स्ट थर्ड रो, तो थर्ड रो को फिर ऐसे ही करना है, दो स्फीयर के बीच जो डिप्रेशन है वहाँ स्फीयर को दिखाना है ऐसे ऐसे। फिर इधर बनाओगे तो ऐसे ही एक बन जाएगा ऐसा। तो अब ज़रा इस थर्ड रो को देखो कि यह जो रो है वह दोनों से अलग है कि किसी से सिमिलर है? तो है, किससे? ए रो से। देखो सामने सामने आ जा रहा है सारे पार्टिकल्स ऐसा। तो अगेन इसको हम लोग बोलेंगे ए। नेक्स्ट रो फिर से बनाओगे तो फिर ऐसे ही डिप्रेशन में रखना है ऐसे ऐसे करके रखते जाना है डिप्रेशन में। तो फिर से यह जो रो बना इस बार ये किसके आइडेंटिकल हो गया? ऑब्वियसली बी के। तो इस बार इसको हम लोग बोलेंगे बी। ऐसे ही पूरे में अरेंजमेंट रहेगा। मतलब दोनों में साफ अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ एकदम फर्स्ट रो के जस्ट ऊपर सेकेंड रो, इसके जस्ट ऊपर थर्ड रो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक रो आप बना दिए तो उसमें जो स्फीयर अरेंज है उसमें जो डिप्रेशन है दोनों के बीच का खाली जगह वहाँ पे होने वाला है अगले रो का स्फीयर। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे करो ना कि बॉल्स कुछ ले लो, 5-10 बॉल्स ले लो, स्फेरिकल हैं शेप में, और ऐसे करो कि एक बार में जो है सो 4 बॉल को एक के बाद एक लगातार रखो, 1 2 3 4। फिर इसके ऊपर रखो, तो इसके ऊपर जो बॉल रखोगे ठीक बॉल के ऊपर, मैंने एक बॉल यहाँ है तो इसके जस्ट ऊपर दूसरा, फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन जब ऐसे 2 बॉल्स को रखोगे तो दोनों बॉल्स के बीच में देखना है खाली जगह बनेगा, तो फिर इस बार बॉल को वहाँ रखना खाली जगह में, तो वह जो बनेगा वह कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब इसमें से किसी एक को आप एट रेंडम ले लो, किसी भी एक को ले लो। जैसे मान लो कि हम इसको लेते हैं, कोई भी एक स्फीयर ले सकते थे, इसको कंसिडर किए। अब जिसको कंसिडर किए देखो उसके अगल बगल कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स को जो है वह टच कर रहा है, उसको देखते हुए चलना है। तो कितने को टच कर रहा है? देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब इसको मिला दो सबके सेंटर को, सबके सेंटर को मिला दो ऐसा। तो सब मिलाने के बाद क्या बन रहा है? देख रहे हो, हेक्सागोन बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और साथ ही साथ अरेंजमेंट के दरमियान या एक स्फीयर 6 को टच कर रहा है तो उस हिसाब से जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वह कितना हो जाना है? 6। और जब स्फीयर को ऐसे अरेंज करोगे, ऐसे मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो जो टोटल अवेलेबल स्पेस है उस टोटल अवेलेबल स्पेस का ऑक्यूपाई करता है 60.4%। यहाँ ऑक्यूपेशन था कितना? 52.4%, वहाँ है 60.4%। तो अब यदि कोई पूछे कि यह भी 2D अरेंजमेंट है, दिस वन इज ऑल्सो 2D अरेंजमेंट, लेकिन दोनों में बेहतर कौन है? तो क्या बोले? बेहतर अरेंजमेंट वह है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड हो, कम से कम खाली बचे। तो उस हिसाब से इससे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड तो यहाँ हो रहा है पार्टिकल्स के द्वारा। So this hexagonal close packing is much better than the square close packing in 2 dimension। यदि 2 डायमेंशन की हम लोग बात करें तब 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में यही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। समझ गए? तो यह था 2D अरेंजमेंट। सबसे पहले 1D में कुछ था ही नहीं, बस पार्टिकल को एक के बाद एक लगातार रखते जाना था। 2D में 2 पॉसिबिलिटी आया,
एक पॉसिबिलिटी में स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना जिसमें सेकेंड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो के जस्ट ऊपर थे, थर्ड रो के पार्टिकल सेकेंड रो के ऊपर थे, फोर्थ रो का पार्टिकल थर्ड रो के ऊपर थे, ऐसे। और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना, इसमें पार्टिकल्स एक के ऊपर एक नहीं थे बल्कि एक रो का पार्टिकल्स बनाए तो उसमें से जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा था बीच में खाली जगह, उसमें फिर अगला लेयर का पार्टिकल था, फिर उसमें अगला, ऐसे करके जो है तो बनते गया। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखोगे, 1D अरेंजमेंट में कितना था 2, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और वही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसके बाद इस फ्रैक्शन को भी याद रख सकते हो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में टोटल 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड है, यहाँ 60.4%, क्योंकि एग्जाम में डिफ्रेंशिएट करने आ जाता है ना कि क्या अंतर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो यही लिखना होगा। अरेंजमेंट तो दिखलाना ही होगा, कुछ लिखना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, ऐसे करके। तो 2 डायमेंशन तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल में जो क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह 2 डायमेंशन में नहीं बल्कि 3 डायमेंशन में होता है। तो मेन तो हम लोग को 3D अरेंजमेंट देखना है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और वह 3D अरेंजमेंट कैसे होगा ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो 2D अरेंजमेंट 2 प्रकार का हुआ ना, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यही 2D बदलेगा 3D में। 1D से 2D बनाया तो 1D एक ही टाइप का था, उसको अरेंज किए 2 तरीके से, तो 2D का 2 अरेंजमेंट मिला। अब 2D में जो 2 अलग अलग अरेंजमेंट है, फिर इससे 3D अरेंजमेंट भी 2 अलग अलग टाइप का मिलेगा। एक जब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3D में बदलेंगे और दूसरा वह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में बदलेगा, तो इन दोनों से जो है 2 अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्लोज पैकिंग, इसको बता देते हैं या लिखो फिर से, क्लोज पैकिंग इन 3D फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। मतलब 2D अरेंजमेंट जो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, उसको बदलेंगे अब 3D अरेंजमेंट में। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाते हैं हम लोग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, कॉपी में इसको बनाओगे तो जो सिक्का होता है 1 रुपये या 2 रुपये का, उससे बनाओगे परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे हैं क्योंकि इसी को 3 डायमेंशन में बदलना है। ऐसा, या एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, अभी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो यह जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है यह 2 डायमेंशन का है और यह एक लेयर है। देखो इस सबको हम लोग रो बोलेंगे, 1 रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ऐसे। और इस सारे रो के अरेंजमेंट को एक साथ कंसिडर करेंगे तो पूरा एक लेयर हुआ, लेयर। तो अब जो इसमें अगला लेयर बनेगा, जैसे इमेजिन करो ना, इसको ऐसे मत सोचो, बॉल्स को ले लो ऐसे ही, जितने भी बॉल्स हैं 5-10, तो ऐसे 10 बॉल्स को एक लेयर में आप अरेंज कर दिए, फिर इसके ऊपर 10 बॉल, फिर इसके ऊपर 10 बॉल, फिर इसके ऊपर 10 बॉल, ऐसे करके आप रखते जाओ। माने यहाँ से समझोगे तो यदि ये सारे बॉल्स हैं स्फेयर, तो अब अगला स्फेयर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे करके होगा। अब बोर्ड पे ऐसे इसके ऊपर बनाना तो संभव नहीं है ना, इसलिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखना, एक का आधा दूसरे का आधा लेना है, मतलब ये जो 2 स्फेयर टच कर रहे हैं तो इसका आधा और इसका आधा लेकर के मिला देना है, ऐसा। फिर वैसे चलना है, इसका आधा लेकर के इसमें मिल जाएगा, फिर इसका आधा लेकर के, मतलब ये आधा मतलब कि स्फेयर को दिखाया जा रहा है, फिर इधर से आधा लेकर के इधर मिल जाएगा, ऐसा। मतलब ये ऐसे है कि यह जो स्फेयर है इसके जस्ट पीछे है ये वाला स्फेयर, इसके जस्ट पीछे है, तो पीछे का स्फेयर है तो पूरा तो नहीं ना दिखेगा, इतना पोर्शन दिखेगा, बाकी जो है सो ढक जाएगा इससे। प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हो, बहुत सारे बॉल्स आप ले लो और ऐसे करके अरेंजमेंट उसका देखो,
तो समझ में आएगा। चूँकि 3D अरेंजमेंट है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ से ऐसे। तो इसको यदि हम लोग मान लें ए लेयर, ठीक, तो ई जो नेक्स्ट बना है, या इधर से मान लो, इसको मान लो बी लेयर, या ए लेयर बी लेयर नहीं, इसको फर्स्ट लेयर करो, फर्स्ट लेयर, और इसको कर दो सेकेंड लेयर ऐसा। अब नेक्स्ट थर्ड लेयर बनेगा तो फिर वैसे ही बनेगा, इसका आधा लेना है और इसके हाफ में मिलाना है, फिर इसका आधा लेकर के इसमें, इसका आधा लेकर के इसमें, फिर इसका आधा लेकर के इसमें, ऐसे ही करके मिलाते जाना है। तो यह जो बना दिस इज़ थर्ड लेयर, थर्ड लेयर, दिस वन इज सेकेंड लेयर। एक के पीछे दूसरा स्फीयर है, गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग। अब जो फोर्थ लेयर बनेगा, फिर इसका हाफ लेकर के इसके हाफ में मिलाओ, फिर इसका हाफ पोर्शन लेकर के इसके हाफ पोर्शन में मिलाओ, फिर इसका हाफ लेकर के इसमें मिलाओ, इसका हाफ पोर्शन लेकर के इसी में मिल जाएगा। ऐसे ही करके मिलाते जाना है। ये हाफ पोर्शन समझ रहे हो ना, जैसे ये दो स्फीयर है तो इसका आधा और फिर इसका आधा, तो इसका आधा था फिर इसका यहाँ से आधा, ऐसे करके इसको मिलाते जाना है ऐसे। तो यह जो बना दिस वन इज फोर्थ लेयर। ऐसे करके आप जितना भी चाहो बना सकते हो। समझना इसमें क्या था, समझना इसमें क्या था कि यह यदि फर्स्ट लेयर है तो भाई सेकेंड लेयर के स्फीयर जस्ट इसके ऊपर होने वाले हैं या इसके नीचे होने वाले हैं बताए थे अभी कि यहाँ कितने बॉल्स लिए हुए या स्फीयर लिए हुए, टोटल 4, और ऐसे करके मैंने टोटल 16 है। तो आप 16 मत लो, आप इससे कम लो और 8 लो, और 8 लिए तो ऐसे एक लेयर में 8 स्फीयर को रखे, फिर अगला लेयर का 8 स्फीयर जस्ट इसके ऊपर, अगला लेयर का 8 स्फीयर जस्ट इसके ऊपर, फिर अगला लेयर का 8 स्फीयर जस्ट इसके ऊपर, ऐसे करके रखते जाओगे। तो ऐसे करके रखोगे तो कुछ इसी टाइप का अरेंजमेंट बनेगा। मतलब कॉपी या बोर्ड में दिखाओगे तो अरेंजमेंट ऐसा ही दिखेगा, एक्चुअल में आप करके देख सकते हो, वहाँ से पता चलेगा कि रियल क्या अरेंजमेंट इसका है। अब यदि इस प्रकार से अरेंजमेंट आ रहा है स्फीयर का, तो यहाँ देखो सारे रो एक जैसे हैं, या लेयर की बात करें, रो नहीं लेयर की बात करते हैं। यहाँ फर्स्ट लेयर को यदि हम लोग मान लें लेयर ए, तो चूँकि सेकेंड लेयर जस्ट इसके नीचे या इसके ऊपर है, तो वो भी इसी के जैसा है, जस्ट नीचे या ऊपर करने का मतलब उसी के जैसा। तो ई भी ए, ई वाला भी ए, ई वाला भी ए, मतलब यहाँ भी यह ए टाइप का अरेंजमेंट आ रहा है। अब इसमें से ज़रा ध्यान से देखोगे तो यह जो सबसे सामने वाला लेयर हुआ, मतलब कि फर्स्ट लेयर के जो 4 स्फीयर हैं, ऐसे ही चारों को मिला दिए, ध्यान से देखोगे ऐसा। अब हम क्या बोले कि यह जो स्फीयर है इसके पीछे है, यह स्फीयर इसके पीछे है, उसी प्रकार से इसके पीछे ये स्फीयर है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ऐसे। तो उसी हिसाब से इसके पीछे भी कोई स्फीयर होगा ना, जो यहाँ होगा, दिखेगा यहाँ नहीं, उसके पीछे यहाँ होगा। उसी प्रकार से इसके पीछे कोई स्फीयर इस जगह पे होगा, इसके पीछे कोई स्फीयर इस जगह पे होगा, वैसे ही करके सारे में होगा। तो अभी जो हम लोग फर्स्ट लेयर का सारे स्फीयर को मिलाए कोई 4 ले करके, उसी प्रकार से सेकेंड लेयर के 4 को मिलाओ। तो सेकेंड लेयर का 4 मिलाओगे तो ऐसे कि इसके पीछे ये वाला स्फीयर है तो इसका सेंटर, इसके पीछे ये है तो इसका सेंटर, फिर इसके पीछे ये है तो इसका सेंटर, और इसके पीछे यहाँ भी कोई होगा जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन होगा ऐसे। तो फिर इस सबको मिला दो, तो मिलाओगे तो यहाँ से एक और ऐसे स्क्वायर बनेगा ऐसे, और फिर इसको आपस में मिला दो। तो आपस में मिला दोगे सबको तो देखो तो क्या बनने वाला है, एक यहाँ ऐसे क्या बनाया, एक क्यूब बन गया। यह जो है क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। और क्यूब इस प्रकार से बना है, देखो ये जो क्यूब यहाँ बना है ऐसा, इस तरह से गौर से देखोगे ना तो इस क्यूब के जो 8 कॉर्नर्स हैं, 8 पे पार्टिकल है। देखो सामने वाला 4 कॉर्नर 1 2 3 4 सब पे पार्टिकल है ना, 1 2
3 4, जो सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो पीछे वाले 4 कॉर्नर है 1 2 3 4, वहाँ भी 4 पार्टिकल हैं, तो 1 2 3 4। क्या बोलते हैं इस प्रकार के यूनिट सेल को या इस प्रकार के लैटिस को जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे हैं? ऑब्वियसली सिंपल क्यूबिक सेल बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल बन जाएगा ऐसा। तो यदि आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में था उसको आप 3 डायमेंशन में बदलोगे और ठीक एक लेयर के जस्ट ऊपर दूसरा लेयर, उसके जस्ट ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे करके पार्टिकल्स को अरेंज करोगे तो अरेंजमेंट के बाद एक ऐसा ही सिंपल क्यूबिक सेल मिलेगा, एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मिलेगा 3 डायमेंशन का, जो ए टाइप अरेंजमेंट होगा। मतलब इसमें सारे स्फीयर एक जैसे रहेंगे, एक जैसे उनका अरेंजमेंट होगा। समझ गए? तो यहाँ तक हम लोग जो है अच्छे से देख लिए। इसको बनाओगे, एक बार बना करके देखोगे ज़रूर, एग्जामिनेशन में आए चाहे नहीं, लेकिन इसके आधार पे जो कंसेप्ट तैयार होंगे वो तब पता चलेगा जब ये फिगर को आप ड्रॉ करोगे। और कुछ नहीं करना है, एक लेयर बनाना, उसके बाद बताते गए कैसे करोगे कि इसका आधा लेकर के इसके आधा में मिलाओगे, फिर इसका आधा पोर्शन लेकर के इसका आधा, फिर यहाँ से लेकर के इसका आधा, और जो लास्ट कोना वाला स्फीयर बचेगा तो इसका इधर से हाफ लेना और फिर इधर से हाफ लेना और दोनों को मिला देना। ऐसे ही करके चलते जाना है। तो एक बड़ा सुंदर सा ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा जो सिंपल क्यूबिक सेल का फॉर्मेशन करने वाला है। ये इसी को हम लोग सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात करोगे तो चूँकि देखो इसमें से अब क्यूबिक अरेंजमेंट आ चुका है। अब क्यूबिक अरेंजमेंट में फिर हम लोग जानते हैं कि एक तो सिंपल क्यूबिक होता है, BCC होता है, FCC होता है। तो जब ये BCC और FCC अरेंजमेंट आएंगे आगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ से भी पता चलेगा। और अभी यदि पूछोगे कि सर इस सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसमें से कोई भी एक पार्टिकल को यदि आप लोगे तो वह कितने को टच करेगा, यह इम्पॉर्टेंट है और वही उसके लिए कहलाने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको तो करके आप देखोगे, ऐसे बताने के बाद बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है कि ऐसे ही 3-4 लेयर आप बनाओगे। ठीक, बॉल से लेकर के ऐसे फोम का जो बॉल आता है वो लेकर के कम से कम ऐसा 4 लेयर बनाना, और उसमें से कोई एक स्फीयर को देखना कि वह कितने को टच कर रहा है, और उसके बाद देख करके हमको बतलाओगे। या तुम लोग के लिए होमवर्क रहा कि इस अरेंजमेंट को आप घर में करो। यहाँ से बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, यहाँ से हम बतलाएंगे भी तो एकदम नहीं समझ में आने वाला है, चूँकि 3D है। इसलिए आप ऐसे लेयर रियल में बॉल ले लोगे, फोम का जो बॉल आता है बड़ा बड़ा, और उसको ऐसे अरेंज करके देखना, और वहाँ से पता चलेगा कि वहाँ एक स्फीयर और कितने को टच करता है। तो यह होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में बतलाओगे तो फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।